तो नमस्कार भाइयों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर लाइट। ठीक है, क्लास 10th का ये बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर है और जनरली बच्चों को ये काफी टफ लगा करता है। टफ एज सच है नहीं ये इतना, पर लगता है बच्चों को। क्यों टफ लगता है? क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है, हालांकि है तो वो बहुत सिंपल, सिर्फ एक ही फॉर्मूले का हम यूज कर रहे होंगे पूरे सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कौन सा फॉर्मूला है? 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन उसमें क्या इश्यूज आते हैं? हमें साइन कन्वेंशन के इश्यूज आते हैं। आपको क्या, हमें खुद को आते थे, हमें खुद समझ नहीं आता था कि हम v में क्या साइन लें, u में क्या साइन लें, जब कनकेव मिरर हो या जब कन्वेक्स मिरर हो, किस केस में कौन सा साइन लेना है। ठीक है, तो जनरली इसमें काफी ज्यादा डाउट्स रहते हैं, वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर रहे होंगे। और हमारे लेक्चर का फ्लो कैसे चलने वाला है? पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करने के बाद हम कुछ शानदार लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि बोर्ड में आए हुए हैं, और क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या होने वाला है इसमें? रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्शन? मान लो ये मेरा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, और मैंने एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई जिसको मैंने कहा इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये यहां पे इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी या बाउंस बैक कर जाएगी सेम मीडियम में जहां पे ये पहले थी इंसिडेंट रे। मतलब जहां पे मेरी इंसिडेंट रे पहले थी वहीं पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे पहले जहां थी, ये बोलने से मेरा क्या मतलब है? जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे ऊपर थी इंसिडेंट रे, और बाद में यहां टकराने के बाद जब बाउंस बैक होती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऊपर है। ये मेरा यहां इसका ये मतलब है कि जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम मीडियम में जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक नॉर्मल बना दिया। अब आप पूछोगे नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल एक लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, और ये पर्टिकुलर लाइन पास हो रही होती है जहां पे आपकी इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI। ठीक है, और ये है हमारा नॉर्मल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है। स्टेटमेंट सुन लो आप लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस एंड गेट्स बैक इनटू द सेम मीडियम, जब लाइट फॉल करती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे या किसी भी पर्टिकुलर सरफेस पे और वापस आ जाती है अपने सेम मीडियम में, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सेम मीडियम वाली, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन। अब एक चीज देखो, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होते हैं, और वो लॉज क्या होते हैं देखना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये I और ये R आपस में बराबर होंगे। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है नॉर्मल और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक सेम प्लेन में लाई करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे प्लेन का क्या मतलब होता है? तो मैं बोलूंगा यार ये जो मेरा बोर्ड है, ये मेरा बोर्ड एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मेरे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन में है तो नॉर्मल भी उसी सेम प्लेन में होगा। ठीक है, देख पा रहे हो, ये बोर्ड के ही प्लेन में है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे आपकी ऐसे है, नॉर्मल भी ऐसे है, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपके सेम प्लेन में है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे आपका ऐसे आ रहा हो कुछ इस प्रकार। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर रिफ्लेक्टेड रे आपका इधर से आ गया, ऐसे आ गया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन है वो ये वाला हो जाएगा। ये पर्टिकुलर प्लेन जो है किसका हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे का। तो अब आपके रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन और इंसिडेंट रे और नॉर्मल का प्लेन अलग हो गया, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल का प्लेन अब ये वाला है और रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन अब ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं, और अभी वो सेम प्लेन कौन सा है? बोर्ड के प्लेन में, यानी बोर्ड का प्लेन है अभी वो सेम प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब एक होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर वही मिरर होता है जो आप रोज यूज करते हैं अपने घरों में, अपना फेस वगैरह देखते हैं, वही होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें आप लोग याद रखो। और प्लेन मिरर को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं? कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम प्लेन मिरर को अपने। ठीक है,
मतलब एक पूरा ग्लास होता है, उस ग्लास को हम पीछे से पॉलिश कर देते हैं, पूरा पॉलिश कर दिया पीछे साइड से, और जो इसका फ्रंट सरफेस होता है उसको हम बिना पॉलिश करे छोड़ देते हैं, तो लो बन गया आपका एक प्लेन मिरर। और कुछ इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मान लो अगर आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज है वो प्लेन मिरर के पीछे बन रही होती है। और कितनी दूरी पे बन रही होती है, कितनी दूरी पे बन रही होती है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट मिरर से है उतनी ही दूरी पे इमेज भी मिरर से होता है, और जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज होती है। ये आप अपनी डेली टू डेली लाइफ में देखते होंगे कि जब आप अपना फेस अपने शीशे पे देखते हैं तो आपके फेस का साइज वही होता है जो असली में आपके फेस का साइज है, क्योंकि जो आपका मिरर होता है जिसमें आप अपना फेस देख रहे हैं वो भी एक काइंड ऑफ प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना आप कि अगर आपका इमेज का फॉर्मेशन सरफेस मिरर सरफेस के पीछे होता है, ठीक है, अगर आपका इमेज का फॉर्मेशन उस तरफ होता है जिस तरफ पॉलिश हो रखी है, ठीक है, या मिरर के पीछे होता है, तो उसको या उस पर्टिकुलर इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, वीआई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, प्लेन मिरर की। और एक चीज और आप लोग याद रख सकते हैं कि जो फोकस होता है, फोकस ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, इंफिनिटी होता है। प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। ये फोकस क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। हम और आगे बढ़ते हैं, प्लेन मिरर भी हमारा खत्म हो गया। अब हम कहां पे आते हैं, अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। आपका एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये ग्लास है, दो बड़ी बड़ी ग्लास है, स्फीयर शेप की ग्लास है, स्फीयर, ठीक है, और अंदर से कंप्लीटली खोखली है। तो मैंने इस ग्लास में क्या करा, इसको मैंने बाहर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, बाहर से पॉलिश कर दिया, और इस ग्लास को क्या करा मैंने, अंदर से पॉलिश कर दिया, इस ग्लास को मैंने पूरा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको यहां से काटता हूं, काटो, इतना काटो ऐसे, इसको भी यहां से काटो, ये काटा, ये अलग, और इसको भी काटा। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो कि हम मिरर बनाते कैसे हैं। बेसिकली एक ग्लास को लेते हैं, उसके एक तरफ पेंट कर देते हैं बहुत सारा, और एक तरफ वैसे ही रहता है, ठीक है, एक तरफ बिना पेंट के छोड़ देते हैं। तो जहां पे हम पेंट बिना पेंट करे छोड़ देते हैं वहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां भी देख पा रहे कुछ वैसा ही है, ये मेरे ग्लास के स्फीयर्स थे, तो इसको मैंने पीछे की साइड से पेंट कर दिया, लेकिन लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है इस तरफ से, तो ये एक स्फेरिकल मिरर होगा। और वैसे ही इसको मैंने पीछे साइड से मैंने इसको खाली छोड़ दिया और अंदर की तरफ मैंने पेंट कर दिया, तो ये भी एक स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है। इसको मैं स्फेरिकल मिरर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये स्फीयर्स का पार्ट है, ठीक है। ये जो मिरर्स हैं पर्टिकुलर, ये इन पर्टिकुलर स्फीयर्स का पार्ट है, क्योंकि मैंने यहां से काट के इसको बनाया, यहां से काट के इसको बनाया, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। अब अगली बात क्या है, अगली बात होती है हमारी कि स्फेरिकल मिरर्स को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो, कनकेव मिरर और होता है एक कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर क्या होगा, कनकेव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो देख पा रहे हो यहां पे आपकी गुफा बनी हुई है, ठीक है। हालांकि गुफा तो यहां भी बनी हुई है, लेकिन क्योंकि इसकी गुफा में हमने पॉलिश कर रखा है तो हम यहां से अंदर नहीं जा सकते, या लाइट यहां से अंदर नहीं जा सकती। लेकिन जो इसकी गुफा है, इसकी गुफा में पॉलिश नहीं है, इसकी गुफा रफ क्या कहते हैं, स्मूथ है, इसकी गुफा से लाइट घुस सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कनकेव मिरर, और इसे हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो तोंद होती है वो बाहर होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रख सकते हैं बहुत इजीली, केव मतलब गुफा, तो देखो कनकेव मिरर है, और यहाँ पे ये गुफा है, इसकी गुफा रिफ्लेक्टिंग इन नेचर है, तो यहाँ लाइट घुस के रिफ्लेक्ट हो सकती है, इसलिए हम इसको कनकेव मिरर कहते हैं। ये हो गया आपका एक याद रखने का तरीका। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना अच्छे से, कि ये जो पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर्स हैं, ठीक है, ये दोनों जो पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर्स हैं,
ये दोनों किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है, ठीक है, ये दोनों किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है या स्फीयर का पार्ट है, और इस पर्टिकुलर स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर जरूर होगा। तो इस सेंटर को एक बार याद रख लेना, अभी मैं इस पे आने वाला हूं 2 मिनट में, ठीक है। ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर कवर, और कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर भी कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फिर उसके बाद यहां पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने बहुत जरूरी हैं, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर में किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम किन किन नामों से बुलाते हैं। ये सारी चीजें भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में काफी बार एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पे एक कनकेव मिरर लेता हूं, ये मेरा क्या है, ये कनकेव मिरर है, बताया था ना। देखो गुफा है, पीछे की तरफ पॉलिश कर रखा है, ब्लैक पेंट कर रखा है, आगे की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से लाइट घुस के रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर मिरर होगा, ये जो पर्टिकुलर कनकेव मिरर होगा, इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर को मैं कहता हूं क्या, पोल। पोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम पी से, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट याद रखने को बोला था कि ये पर्टिकुलर मिरर या कनकेव मिरर जिस भी स्फीयर का पार्ट है, जिस भी स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर का एक सेंटर था, वो मैंने आपको याद रखने को बोला था, ठीक है। तो जो वो पर्टिकुलर सेंटर है वो यहां लाई करेगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेंटर जो है यहां लाई करेगा, और इस सेंटर को मैं कहता हूं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको, सी से, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को, और ये पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फीयर के केस में अगर ये पूरा स्फीयर होता तो मैं इसको क्या कहता, सेंटर कहता उस पर्टिकुलर स्फीयर का, लेकिन अब ये मिरर के केस में ये जो होगा ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट, जो पर्टिकुलर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना कि जो पोल का और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। फोकस होता है ये, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी एक और इंपॉर्टेंट बात। अब आप लोग पूछेंगे कि भैया इसका तो हमें समझ में आता है कि आपने इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों रखा, क्योंकि ये एक स्फीयर का पार्ट था और ये उस पर्टिकुलर स्फीयर का सेंटर है, और इस सेंटर को मैं मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता हूं। लेकिन आपने इसको फोकस क्यों कहा, ऐसे तो मेरी मर्जी होती तो मैं इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देता, ठीक है, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देता। ऐसे आपकी मर्जी चलेगी क्या कि किसी भी पॉइंट को उठाओगे और कुछ भी नाम दे दोगे, तो मैं कहूंगा नहीं यार, मेरा यहां पे फोकस, ये जो मैंने फोकस लिखा है, इस पॉइंट को जो मैंने एक नाम दिया है फोकस, इसका एक कारण है, इसको फोकस नाम देने का एक कारण है, वो कारण मैं आपको अभी बताता हूं। पहले आप लोग ये याद रख लो कि अगर फोकस और पोल के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है, फोकस और पोल के बीच में जो सेपरेशन है वो आर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो सेपरेशन होगा वो 2r होगा, मतलब डिस्टेंस डबल होगा। ये चीज आप लोग याद रखना। अच्छा, अब समझते हैं कि फोकस क्या होता है। तो मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक कॉन्केव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इमेजिन करो कि बहुत सारी लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारी लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं। अब जब बहुत सारी लाइट रेस प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस आएंगी तो वो मिरर सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्ट होके वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। याद रखना, कन्वर्ज का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके लाइट रेस मिल जाती हैं। डाइवर्ज का क्या मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेस बाहर आ रही होती हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारी लाइट रेस पैरेलल जा रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराएंगी मिरर सरफेस से और रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी, जिस पर्टिकुलर, और इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो आप लोगों को क्या पता लग गया कि ये फोकस होता है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होंगे कि अगर इसी पर्टिकुलर मिरर को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया
इसी पर्टिकुलर मिरर को मैंने सीधा कर दिया, तो क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आपका जो प्लेन मिरर है, याद हो आपका जो प्लेन मिरर है वो किसी स्फीयर का पार्ट थोड़ी ना होता है। प्लेन मिरर जो होता है सीधा, वो किसी भी स्फीयर का पार्ट नहीं होता। इसके कारण जो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो आपका जो फोकस होगा वो भी इनफाइनाइट ही होगा, फोकस भी इंफिनिटी पे होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी आशा करता हूं मैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और है, स्फीयर के केस में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। कैसे फॉलो होता है? मान लो ये मेरा एक कनकेव मिरर है, स्फीयर का मतलब क्या था मेरा? कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस पर्टिकुलर कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात तो पता ही होगा, ये मेरा कनकेव मिरर जो है ये एक स्फीयर का पार्ट था, तो इसको दोबारा स्फीयर बनाते हैं, ये इसको दोबारा स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसे एक स्फीयर का पार्ट था ना। अच्छा, अब अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाता हूं, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया, आशा करता हूं कि आप लोगों को टेंजेंट पता होगा, जो कि आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया। अब अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी इस पॉइंट पे, तो जो मेरा टेंजेंट होगा और जो ये लाइन होगी इसके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, वो मेरा 90 डिग्री होगा। ऐसे मैं किसी भी पॉइंट पे कर सकता हूं, जैसे मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाता हूं और इस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से या स्फीयर के सेंटर से, स्फीयर का तो ये सेंटर ही होगा ना, एक लाइन खींचता हूं तो ये 90 डिग्री पे होगा। यहां पे भी ऐसे ही होगा, यहां एक टेंजेंट बनाया और ये एक लाइन खींची, ये भी 90 होगा। यहां पे एक लाइन खींची और एक टेंजेंट बनाया, सॉरी यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया और एक लाइन खींची जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही थी, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि स्फीयर के केस में या स्फेरिकल मिरर के केस में जो आपका नॉर्मल होता है, स्फेरिकल मिरर्स के केस में आपका जो नॉर्मल होता है वो हमेशा पास हो रहा होता है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और नॉर्मल आप कहीं भी बना सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ टेंजेंट बनाया, ये लो यहाँ 90 डिग्री बन गया, मतलब मैं एक पर्टिकुलर स्फेरिकल मिरर के केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल्स बना सकता हूं, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो तब तक के लिए हम अपना ये वाला लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू।